नमस्कार दोस्तों। एमपीजी के फाउंडेशन कोर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। और आज की इस क्लास में मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं कि दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं लगेगी। सारी चीजें हम क्लास में ही याद कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने हैं कि मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना है, माने आज की क्लास में हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जितने भी प्रतीक चिन्ह है वो सारे प्रतीक चिन्ह आपको पढ़ने हैं। मतलब मध्य प्रदेश के पशु पक्षी वृक्ष क्या है ये सब पढ़ने हैं। फिर हम चलेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर कि भाई मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, पड़ोसी राज्य कितने हैं, फिर उसकी जलवायु क्या है, वर्षा कितनी होती है, कर्क रेखा और मध्य प्रदेश के जितने भी केंद्र बिंदु है उनको पढ़ेंगे। फिर हम चलेंगे मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति पर कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने संभाग है, कितने जिले हैं, कितने विकास खंड, कितनी तहसील और कितनी ग्राम पंचायत। फिर चलेंगे हम राजनीति स्थिति पर। इसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी है और विधानसभा सीटें कितनी है। फिर हम चलेंगे न्यायिक स्थिति पर। फिर हम देखेंगे कि भाई हाई कोर्ट कहाँ पर है, कितनी खंडपीठ है और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। और फिर हम चलेंगे आर्थिक स्थिति पर कि भाई यहाँ पर खनिज कृषि किस प्रकार से होते हैं। तो ये पूरी रूपरेखा आज के इस टॉपिक की होने वाली है। पूरा टॉपिक बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक कवर करेंगे और एक ही वीडियो में हम पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि दोस्तों हम जिस मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, इस मध्य प्रदेश का गठन कब होता है, तो 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन होता है। और दोस्तों ये जो मध्य प्रदेश का गठन होता है ना, ये वैसे ही नहीं हो जाता है। इसमें अलग अलग प्रांतों में उस टाइम पे मध्य प्रदेश बटा हुआ था। जैसे एक मध्य प्रांत हो गया, फिर एक आपका मध्य भारत हो गया, एक विंध्य प्रदेश हो गया। तो इन सब प्रांतों को मिलाकर आपका एक नया मध्य प्रदेश बनता है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। और इस मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि टाइम बीतता जाता है, मध्य प्रदेश का विस्तार होता है। मध्य प्रदेश का विस्तार होता है तो जनसंख्या बढ़ती है, और जनसंख्या बढ़ती है तो आवागमन के साधन कम पड़ते हैं। स्थिति बहुत, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ये सारी स्थितियों को देखते हुए क्या किया कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश से एक और नया राज्य बनाने की घोषणा की गई है और नया राज्य बनता है छत्तीसगढ़ का। तो जो दोस्तों मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश से एक और नया राज्य बन जाता है छत्तीसगढ़। और इस छत्तीसगढ़ का गठन कब होता है, तो 1 नवंबर सन 2000 को। तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके एक और राज्य बनाया जाता है, जो कि कौन सा है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है। क्यों होता है, मैंने आपको बताया कि प्रशासनिक कारण, राजनीतिक कारण, न्यायिक कारण और आर्थिक कारण, ये सारे कारण होते हैं कि मध्य प्रदेश से एक और नया राज्य अपने को बनाना पड़ता है, जो कि है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया, तो 1 नवंबर सन 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है ना, तो उस समय मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। और 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो ये तो हुई गठन की बात। अब बात करते हैं कि भाई जो मध्य प्रदेश आपका दिखाई दे रहा है, अब इस मध्य प्रदेश की अनेक राजधानियां हैं और अनेक उपनाम है। तो अनेक राजधानियां और उपनाम के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं उपनाम की। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश है ना, अगर आप भारत के नक्शे में देखोगे तो आपको सबसे मध्य में दिखाई देता है। और सबसे मध्य में दिखाई देता है इसीलिए इसको क्या कहा गया, तो इसको हृदय प्रदेश कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है ये सबसे मध्य में भारत के मैप में दिखाई देता है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश कहा गया। दूसरा नाम आता है घड़ियाल राज्य। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में जो घड़ियाल है ना, ये घड़ियाल की संख्या सबसे ज्यादा है। और घड़ियाल की संख्या सबसे ज्यादा होने के लिए इसको घड़ियाल राज्य भी बोल दिया। एक आता है राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य। राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य क्यों कहा गया दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पूरे भारत है, इस भारत में सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है ना, वो आपका मध्य प्रदेश है। लगभग 11 से 12 राष्ट्रीय उद्यान आज के टाइम पे आपके मध्य प्रदेश में, जो कि किसी भी राज्य में नहीं है। तो इसीलिए इसको राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य नाम दिया। एक आता है दोस्तों गिद्ध। तो दोस्तों जो गिद्ध है ना, इनकी संख्या भी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको गिद्ध राज नाम दिया गया। एक आता है तेंदुपत्ता राज्य। दोस्तों ये जो तेंदुपत्ता है ना, ये एमपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और एमपी की अर्थव्यवस्था के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये कि जो तेंदुपत्ता राज्य से क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो तेंदुपत्ता है, इस तेंदुपत्ता से यहाँ पर सबसे ज्यादा, एक तो उत्पादन इसका सबसे ज्यादा होता है, और इसी तेंदुपत्ता से क्या बनाई जाती है दोस्तों, बीड़ी।
जो बीड़ी के ऊपर जो पत्ता लपेटा होता है ना, वो तेंदू पत्ता ही होता है। तो पहली चीज तो तेंदू पत्ते का ज्यादा उत्पादन हो रहा है, और ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधार रहा है। क्यों? क्योंकि बीड़ी बन रही है, और बीड़ी जब बिकेगी तो उससे मुनाफा होगा, तो इसको तेंदू पत्ता राज्य कहा गया। एक नाम आता है नदियों का मायका। तो नदियों का मायका इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरे भारत की अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा नदियां यहाँ पर बहती है। एक नर्मदा, उसकी सहायक नदियां ही बहुत सारी है, तो बहुत ही ज्यादा नदियां यहाँ पर बहती है, इसलिए इसको नदियों का मायका कहा गया। फिर एक आता है टाइगर प्रदेश। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई सबसे ज्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एक आता है चीता राज्य। तो चीते भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एक भेड़िया राज्य कहा जाता है, वुल्फ जिसे कहते हैं, तो वुल्फ भी सबसे ज्यादा एमपी में पाए जाते हैं। तेंदुए भी सबसे ज्यादा एमपी में पाए जाते हैं, इसलिए तेंदुआ राज्य कहा जाता है। और सबसे ज्यादा दोस्तों जो वनों का क्षेत्रफल है ना, ये वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा आपके एमपी में, मतलब जो वन है ना सबसे ज्यादा एमपी में पाए जाते हैं, इसलिए इसे एमपी में वनों का राज्य कहा गया। और इसे हीरा प्रदेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हीरे का उत्पादन भी सबसे ज्यादा एमपी में होता है, इसलिए इसको हीरा प्रदेश भी कहा जाता है। तो एक अपना एमपी जो कि मध्य प्रदेश के बीच में बसा हुआ है, उस एमपी में इतनी सारी विशेषताएं और इतने सारे उसके नाम है, तो बड़ा अनोखा प्रदेश है, और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हम आगे देखने वाले अलग अलग चैप्टर में। तो ये तो बात हुई उपनाम की। अब बात करते हैं राजधानियां की। और राजधानियां बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है ना, वो तो कहाँ पर है? तो वो भोपाल में। मतलब जितने भी प्रशासनिक काम होंगे वो उसकी राजधानी कहाँ पर है आपकी? तो भोपाल में है। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल में। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहाँ पर है? भोपाल में। दोनों का एक ही आंसर है। अब पूछे कि भाई मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है। फिर आपसे पूछे कि आर्थिक और खेल राजधानी, क्या तो आर्थिक पूछ सकता है या फिर अलग करके खेल राजधानी पूछ सकता है, तो दोनों ही कहाँ पर है? इंदौर में। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक और खेल राजधानी दोनों ही इंदौर में। ऊर्जा राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? सिंगरौली में। और सिंगरौली में भी नहीं है, सिंगरौली का एक क्षेत्र आता है बेड़न। बेड़न, तो ये जो बेड़न है ना सिंगरौली में, इसी को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा गया। तो अगर बेड़न नाम आए तो ये याद रखना है, और नहीं तो सिंगरौली जिला याद रखना है। तो ये आपकी ऊर्जा राजधानी हुई। फिर ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी की राजधानी कहाँ पर है? तो पंचमढ़ी में। अगर गर्मी ज्यादा होती है तो राजधानी अपन कहाँ बना लेते? पंचमढ़ी में। क्यों? क्योंकि पंचमढ़ी में बारिश ज्यादा होती है, वहां पर ठंड रहती है, तो गर्मी के समय हम कहाँ चलेंगे? पंचमढ़ी में। तो ग्रीष्म मतलब गर्मी, और गर्मी की राजधानी पंचमढ़ी। फिर संगीत की बात करें तो संगीत के लिए प्रसिद्ध है महर, और महर में हम संगीत राजधानी बनाएंगे, तो संगीत राजधानी महर। चित्रकला कहाँ पर है? तो चित्रकला भीमबेटका में है। तो भीमबेटका में चित्र बने हुए हैं, इसलिए चित्रकला राजधानी भीमबेटका में। तो ये तो हुए उपनाम और ये हुई राजधानियां। दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, दोनों इंपोर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह की। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं किसकी? मध्य प्रदेश के राज्य की पशु की। राज्य की पशु कौन सा है दोस्तों? बारहसिंगा। क्यों है बारहसिंगा? तो दोस्तों याद रखना है, इसके इस प्रकार से 12 सिंग बने होते हैं, एक सिंग से अलग अलग सिंग निकले होते हैं, तो इसी को कहा जाता है बारहसिंगा। ये तो ये जो बारहसिंगा है ना दोस्तों, इसको मध्य प्रदेश का राज्य की पशु बनाया गया। लेकिन इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पहला कि इसका वैज्ञानिक नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स डुआउसेली। रूसवर्स डुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। और अगर आपसे पूछे कि इसकी प्रजाति कौन सी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ब्रेडरी प्रजाति का है। कौन सी प्रजाति का है? ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है, ये मध्य प्रदेश का राज्य की पशु है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और इसको सन 1981 में मध्य प्रदेश का राज्य की पशु घोषित किया गया। मैंने आपको क्या बताया? 1956 में क्या हुआ? तो 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, और 1981 में इसको मध्य प्रदेश का राज्य की पशु घोषित किया गया। दोस्तों मैंने बताया कि 2017 में जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर सबसे ज्यादा बारहसिंगा पाया जाता है, इसी राष्ट्रीय उद्यान ने अपना एक शुभंकर जारी किया, और उसका नाम क्या दिया? भूसिंगा बारहसिंगा नाम दिया। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो,
बहुत सारी चीजें इसमें नहीं आएगी। जैसे अब ये कहा ना कि इसलिए राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भूर सिंह क्या है, तो जब आगे हम राष्ट्रीय उद्यानों का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पर ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी जो पहला चैप्टर है सामान्य परिचय, इसमें सिर्फ चीजें आपको एक बार नजर से निकालनी है, एक बार रट्टा मारना है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर पर बढ़ेंगे चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब बात आती है राजकीय पक्षी की। तो जो राजकीय पक्षी है दोस्तों उसका नाम है दूधराज। ये दूधराज आपका दिखाई दे रहा है, दूधराज राजकीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम इंपोर्टेंट है, एक इसका वैज्ञानिक नाम है टर्फिस फोन पैराडाइज। क्या है? टर्फिस फोन पैराडाइज इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार में आता है और एक सेलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम में आता है, ये दोनों जगह पाया जाता है। और इसको भी 1981 में राज्य की पक्षी घोषित किया गया। तो राज्य की पक्षी दूधराज, वैज्ञानिक नाम टर्फिस फोन, एक तो सरदारपुर अभ्यारण्य धार, सेलाना अभ्यारण्य रतलाम, और 1981 में इसे घोषित किया गया। तीनों इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं महाशीर की। तो राज्य की मछली अगर आपसे पूछे दोस्तों तो कौन सी है? महाशीर है, महाशीर है। मध्य प्रदेश की राज्य की मछली महाशीर है। और ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटिटोरा। क्या है? टोर प्यूटिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये नर्मदा नदी में पाई जाती है दोस्तों। और सन 2011 में इसको राज्य की मछली घोषित किया गया, सन 2011। इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ कि जो राज्य की मछली है महाशीर, इसकी संख्या में लगातार कमी आती जा रही है। अब कमी आ रही है तो क्या किया सरकार ने, जो बड़वा है खरगोन जिले में आता है, यहाँ पर क्या कर दिया कि जो राज्य की मछली महाशीर है इसके लिए प्रजनन केंद्र बना दिया। मतलब यहाँ पर क्या होगी, तो राज्य की मछली प्रजनन करेगी, और प्रजनन करेगी तो उसकी संख्या में वृद्धि होगी। तो महाशीर के लिए प्रजनन केंद्र बड़वा में बनाया गया जो कि खरगोन जिले में आता है। 2011 में इसको घोषित किया गया और नर्मदा नदी में ये पाई जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आगे चलकर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात आती है राज्य की पुष्प की। तो राज्य की पुष्प है आपका सफेद लिली। ये इस प्रकार से दिखाई देता है, सफेद लिली राज्य की पुष्प है। और इसका वैज्ञानिक नाम है लीलियम कैंडिमम। और ये सब जगह पाया जाता है। तो 2 पॉइंट है, राज्य की पुष्प सफेद लिली और वैज्ञानिक नाम लीलियम कैंडिमम। बस 2 पॉइंट याद रख ले। बात आती है राज्य की वृक्ष की। तो बरगद, बरगद सब जगह पाया जाता है पूरे एमपी में, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वेंगलिसिस। तो कभी कभी एग्जाम में क्या आता है कि आपको सीधा सीधा बरगद नहीं देगा, पूछेगा मध्य प्रदेश का राज्य की वृक्ष कौन सा है, और उसमें वैज्ञानिक नाम दे देगा और एक नाम देगा फाइकस वेंगलिसिस। तो फिर आपको क्लियर ये टिक करना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बात आती है दोस्तों कि इसको कब घोषित किया गया। तो इसको घोषित किया गया सन 1981 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब एक और एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा, पहले ये देख लो कि जो मध्य प्रदेश है ना दोस्तों, इसमें एक बरगद पार्क बनाया गया है। कहाँ पर? इंदौर के बड़गोंदा पे। तो मध्य प्रदेश में जो इंदौर है ना, इस इंदौर का एक बड़गोंदा है, यहाँ पर बरगद पार्क बनाया गया, मतलब बरगद को उगाया जाएगा। अब मैं आपको क्या बताने वाला था, मैंने आपको ये बताया कि 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। और मध्य प्रदेश का जब गठन होता है तो इस मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ आती है। 25वीं वर्षगांठ यानी 25वां जन्मदिन मान सकते हैं। तो जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ आती है, कब? 1 नवंबर 1981 को, 1981 को। तो जब 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ आती है, तो इसी 25वीं वर्षगांठ पर क्या क्या घोषित किए गए, तो मैंने आपको बताया था, एक तो पशु 1981 में, एक पक्षी आपका घोषित किया गया, और एक आपका अभी देखा अपन ने वृक्ष। तो ये तीनों को कब घोषित किया गया राज्य की? तो 1981 में, जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो इसको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ थी, इसीलिए पशु पक्षी और वृक्ष को घोषित किया गया था। ठीक है, अब बात आती है आम की। तो दोस्तों आम के बारे में इतना याद रखना है कि राज्य की फल आपका आम हो जाएगा, और इसका वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। लेकिन दोस्तों बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आम की 2 प्रजातियां एमपी में बहुत ज्यादा फेमस है। एक तो नूरजहां आम जो कि अलीराजपुर में है, और एक सुंदरजहां आम जो कि रीवा में है। ये दोनों आम बड़े ही इंपोर्टेंट है एमपी की दृष्टि में, ये चीज आपको याद रखना है। तो नूरजहां अलीराजपुर और सुंदरजहां रीवा,
ये दो आम की प्रजाति एमपी की बड़ी फेमस है, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े 2-2, 3-3, 5-5 किलो के तक के आम हो जाते हैं। तो ये फेमस है नूरजहां अलीराजपुर का, सुंदरजहां रीवा का। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र बनाया, जो कि कहाँ है, रीवा में। और रीवा में भी कहाँ, गोविंदगढ़ में। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे पॉइंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं कि मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ, अब कहाँ ढूंढेंगे आम, तो रीवा के गोविंदगढ़ में है। तो ये जो पॉइंट में स्टार लगा रहा हूँ, सबसे क्वेश्चन बने। ठीक है, अब दोस्तों ये देखो, जो रीवा का सुंदरजहां आम है ना, इसको जीआई टैग भी दिया गया। तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, 2023 में रीवा के सुंदरजहां आम को जीआई टैग दे दिया गया। देखो ये करंट अफेयर भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है दोस्तों राज्य की खेल की। तो राज्य की खेल आपका कौन सा है, मलखम। मलखम क्या होता है दोस्तों, ये इस प्रकार का एक लकड़ी का पोल होता है। इस लकड़ी के पोल पर जो खिलाड़ी है वो करतब दिखाते, अलग अलग मुद्राएं बनाती है, और ये ही खेल कहलाता है आपका मलखम। तो ये मध्य प्रदेश का राज्य की खेल है। दोस्तों ये जो राज्य की खेल है ना, इसे कब घोषित किया गया, तो सन 2013 में इसको मध्य प्रदेश का राज्य की खेल घोषित किया गया। और ये विशेषकर मालवा क्षेत्र में होता है, और मालवा ही क्षेत्र में आपका उज्जैन आता है। तो इसी उज्जैन में मलखम अकादमी है दोस्तों। क्यों, क्योंकि अगर आपसे पूछे ना कि जो मलखम खेल की शुरुआत होती है या स्टार्ट होता है ये गेम, ये कहाँ से होता है, तो उज्जैन से होता है। और उज्जैन से होता है ना, इसीलिए यहाँ पर मलखम अकादमी की स्थापना की गई है। तो मलखम अकादमी उज्जैन में है, और सन 2013 में इसको मलखम खेल घोषित किया गया। दोस्तों इस खेल में जो विनर होता है उसे एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसे बोला जाता है प्रभात ज्योति सम्मान। तो ये जो प्रभात ज्योति सम्मान है ना, ये मलखम खेल के लिए दिया जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके करंट अफेयर से बनकर आता है कि जो मलखम है ना दोस्तों, इसको सन 2020 में राष्ट्रीय खेल में शामिल कर लिया गया। तो राष्ट्रीय खेल में इसे कब शामिल किया गया, सन 2020 में मलखम को राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया। ये चीज आपको याद रखना है। बात आती है राज्य की फसल की। तो राज्य की फसल सोयाबीन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है एमपी के लिए। और सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, ग्लाइसिन मैक्स। क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। पहला इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, सोयाबीन राज्य की फसल है। दूसरा, इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। और तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो सोयाबीन का उत्पादन है, ये सबसे पहले देवास जिले से शुरू किया गया। तो ये भी बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो देवास जिला है ना, यहाँ से सबसे पहले सोयाबीन को उगाना शुरू किया गया था। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है राज्य की नाटक। अब दोस्तों जो मध्य प्रदेश का राज्य की नाटक है ना, वो कौन सा है, वो माच है। माच नाम का एक नाटक होता है, जो मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है मालवा, इस मालवा में होता है। और मालवा में होने वाला जो माच नाटक है, इसको मध्य प्रदेश का राज्य की नाटक घोषित किया गया। दोस्तों इसके एक प्रमुख कलाकार है जिनका नाम है सिद्धेश्वर सेन, और एक ओम प्रकाश शर्मा। तो ओम प्रकाश शर्मा और सिद्धेश्वर सेन का संबंध किससे है, तो दोनों का ही संबंध किससे है, तो ये है आपका माच नाटक से। उसके बाद में दोस्तों मध्य प्रदेश का राज्य की डांस या नृत्य आता है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र, और इसी बुंदेलखंड क्षेत्र में डांस किया जाता है राई डांस। और इसी राई डांस को मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य घोषित किया गया। ठीक है, अब दोस्तों ये जो राई डांस है ना, ये कौन करती है, तो ये महिलाएं करती है, महिलाएं करती है। और दोस्तों जो भी महिलाएं राई डांस करती है, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको बेडनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेडनी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेडनी किसे कहा जाता है, जो राई डांस करती है। और ये वही राई डांस है जो मध्य प्रदेश का राज्य की डांस है या नृत्य है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों सागर जिले के राम साई पांडे साहब है, ये सागर जिले के राम साई पांडे जो है, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध राई डांस से है। और राई डांस के लिए इनको सन 2022 में पद्म पुरस्कार दिया। तो एमपी के किसी व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिल रहा है, मतलब वो अपनी एमपी के लिए और अपने एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो राम साई पांडे का संबंध राय नृत्य से है, और इनको सन 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। सारे पॉइंट क्लियर करता चल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके एमपी का मानचित्र है। ठीक है, सारे प्रतीक चिन्ह क्लियर हो गए।
एमपी का मानचित्र है। अगर आपसे पूछे, आगे फिर डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो आपको बताना है 5। कौन कौन से? तो पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर गुजरात और पांचवें पर राजस्थान। मतलब मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। सबकी लोकेशन मैप में आपके सामने दिखाई दे रही है। अभी एक बार मैप देख लो, आगे 5-6 बार मैं आपको ऐसे ही मैप दिखाऊंगा, सब चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की, कि भाई भौगोलिक स्थिति क्या है। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था कि पहले मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे, उसके बाद में हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर आएंगे और भौगोलिक स्थिति जानेंगे। अब भौगोलिक स्थिति की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ये अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। कुछ भी समझ में नहीं आया? क्यों? क्योंकि 21 डिग्री 26 डिग्री क्या है, 74 डिग्री 82 डिग्री क्या है, इनको समझाओ पहले तो। अब इनको समझाने के पहले मैं आपको मैप पे लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा चीजों को समझना। दोस्तों, ये आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर अगर आप देखोगे तो 2 तरह की लाइन बनी है। एक तो ये जो है ये लेटी हुई लाइन है, बिल्कुल बीच में एक लाइन है, ये लेटी हुई लाइन है और इसके ऊपर भी कुछ इस प्रकार से लेटी हुई लाइन है। और दोस्तों, ये जो लेटी हुई लाइन है ना, इनको अपन ने नाम दिया अक्षांश रेखा है। ठीक है, और एक लाइन आपको दिखाई देगी, ये यहाँ पर बिल्कुल बीच में एक रेड लाइन है और इस रेड लाइन के आसपास आपको खड़ी हुई लाइनें दिखाई देगी, ये प्रकार से खड़ी हुई लाइन है। और दोस्तों, ये जो खड़ी लाइन है ना, इनको क्या नाम दिया? तो इनको नाम दिया देशांतर रेखा है। अब आप कहोगे कि क्या वास्तविक में आपकी पृथ्वी है उस पे इस प्रकार की लाइनें हैं क्या? नहीं है। ये लाइनें क्यों बनाई गई है? तो ये लाइनें वैज्ञानिकों ने बनाई है। क्यों बनाई है? ये लाइनें बनाई गई है कि भाई समय का पता कैसे लगेगा कि भाई अमेरिका में कितने बजे और इंडिया में कितने बजे है, ब्रिटेन में कितने बजे है और अमेरिका में कितने बजे। तो ये जो समय का पता लगाना है, तो ये देशांतर रेखाओं का यूज किया जाता है। मौसम का पता लगाना है कि भाई बारिश कब होगी, कहाँ पर ठंड, कहाँ पर बरसात, कहाँ पर क्या है, तो ये सब पता लगाएंगे अक्षांश रेखाओं से। तो ये समय और मौसम का पता लगाने के लिए ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपके पृथ्वी पर बनाई गई है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। इससे हमारे एमपी का क्या संबंध है? अब यहां से एक चीज समझो कि ये मैंने आपके सामने पृथ्वी बनाई और मैंने कहा कि इस प्रकार से ये जो सोई हुई लाइन है, इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा है। और दोस्तों, सबसे बीच में एक रेड कलर की लाइन है, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और दोस्तों, ये जो भूमध्य रेखा है ना, इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जितना भी भाग है, इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं, उत्तरी अक्षांश। और इसके नीचे वाला जितना भी क्षेत्र है, इसको कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी गोलार्ध, कुछ भी कह सकते हो। अक्षांश या गोलार्ध, तो दक्षिणी अक्षांश अपन ने लिख दिया। अब एक चीज समझो कि मैंने बोला कि आपका एमपी यहाँ पर है, आपका एमपी यहाँ पर है, तो मैं पूछूं कि एमपी किस अक्षांश में है, किस गोलार्ध में है, तो आप कहोगे कि सर अपना जो एमपी है ना, ये एमपी तो उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध में। फिर मैंने एक और मैप बनाया और मैंने कहा कि ये मैंने 0 डिग्री बिल्कुल बीच वाली ये वाली रेखा बनाई, ये वाली देखो भूमध्य रेखा, सॉरी देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा बनाई। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर वाला जो क्षेत्र है, इसको नाम दिया पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला जो क्षेत्र इसको नाम दिया पश्चिमी गोलार्ध। और मैंने कहा कि आपका एमपी यहाँ पर है, तो आप कहोगे कि देशांतर के हिसाब से देखें तो एमपी कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि सर ये तो देशांतर के हिसाब से तो पूर्व में है और अक्षांश के हिसाब से उत्तर में है। तो अगर आपसे ओवरऑल पूछूं कि मध्य प्रदेश किस गोलार्ध में है, तो मध्य प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। मध्य प्रदेश किस गोलार्ध में है, तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये भी चीजें क्लियर है।
अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ तो मैं दूसरा आ रहा है, पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर आपका एमपी है, ये मान लो एमपी है, और मैं बात कर रहा हूँ अक्षांश रेखा के सापेक्ष, और मैंने यहाँ बोला कि यहाँ पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और इस 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 काउंट करते हुए अक्षांश के सापेक्ष हम कहाँ पर पहुंचेंगे, तो 21 डिग्री पर पहुंचेंगे दोस्तों। ये देखो उत्तर में चल रहे हैं, अक्षांश के सापेक्ष चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अक्षांश रेखाएं होती है ये इस प्रकार से लेटी हुई, तो अक्षांश के सापेक्ष हम कहाँ से चल रहे हैं, 0 डिग्री से उत्तर में चल रहे हैं, 1 2 3 4, तो कहाँ पर पहुंचे, 21 डिग्री पर पहुंचे, तो एमपी की सीमा चालू हो जाती है, और 21 डिग्री से 26 डिग्री तक पहुंचे तो एमपी की सीमा समाप्त हो जाती है। मतलब एमपी का सबसे दक्षिणी भाग 21 डिग्री पर और सबसे उत्तरी भाग 26 डिग्री पर, मतलब 21 से 26 डिग्री तक एमपी का विस्तार है। किसके सापेक्ष है, अक्षांश के सापेक्ष है। जो लेटी हुई रेखा है ना, ये 21 से 26 तक पहुंच जाती है, तो ये एमपी खत्म हो जाता है, 21 से 26 पहुंच जाती है। फिर देशांतर की बात करें तो मान लो यहाँ पर का आपका एमपी है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये चालू होती है 74 डिग्री से, 74 डिग्री से। तो यहाँ से मान लो ये यहाँ पर 74 डिग्री है, 74 डिग्री है, और 74 डिग्री से चालू होकर 82 डिग्री तक पहुंच जाती है, तो एमपी खत्म हो जाता है। मतलब 74 डिग्री में एमपी का सबसे पश्चिमी भाग है, और 82 डिग्री में एमपी का सबसे पूर्वी भाग है। तो ये होता है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। इसीलिए यहाँ पर अगर उत्तर में चलेंगे अक्षांश में, तो उत्तर में 21 से 26 डिग्री तक चलना होगा, और अगर पूर्व में चलेंगे देशांतर में इस प्रकार से, तो ये पूर्व में 74 डिग्री से 82 डिग्री तक चलना होगा। जब एमपी की सीमा समाप्त होगी तो ये विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 21/6 से 26/30 और 74/9 से 82/48 तक मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है। आशा करता हूँ पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से सबसे उत्तरी पॉइंट यहाँ पर है एमपी का, और सबसे दक्षिणी पॉइंट ये यहाँ पर है। तो आपका उत्तर से बिल्कुल अगर आप चलते आओगे दक्षिण में, तो यहाँ पर आपको कितना चलना पड़ेगा, तो आपको चलना पड़ेगा 605 किलोमीटर। कितना चलना पड़ेगा, 605 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई यहाँ पर दी हुई है 605 किलोमीटर, और यहाँ से सबसे पूर्व से अगर सबसे पश्चिम में यहाँ तक जाओगे तो आपको चलना पड़ेगा 870 किलोमीटर। मतलब पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 870 किलोमीटर है। ये चीज आपको याद रखनी है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्व से पश्चिम देखें, पूर्व से पश्चिम तक 34 मिनट का अंतर है। 34 मिनट का अंतर क्या है दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ सुबह सूर्य उदय हुआ, और उस सूर्य को यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 34 मिनट लगेंगे, 34 मिनट लगेंगे। और दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि जो रेखाएं होती है वो समय का डिनोट करती है, और जो रेखाएं खड़ी होती है ये क्या बताती है, समय बताती है। और मध्य प्रदेश में 82.5 डिग्री जो खड़ी या देशांतर रेखा है ना, ये 82 डिग्री देशांतर रेखा मध्य प्रदेश में मानक समय रेखा बताती है, जो कि कहाँ से निकलती है, सिंगरौली से निकलती है। देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पर पूर्व में 82 आ जाए तो मध्य प्रदेश का सीमा समाप्त होता है। तो ये जो 82 वाली रेखा है ना दोस्तों, 82.5 वाली रेखा, यही मध्य प्रदेश का समय बताती है। और ये मध्य प्रदेश में सबसे पूर्वी जिला, यहाँ पर देखो ये सिंगरौली यहाँ से निकली है, यहाँ से ये 82.5 डिग्री जो रेखा है ना, ये कहाँ से निकली है, सिंगरौली से, और ये मानक समय रेखा है मध्य प्रदेश की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हुई मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार की, अक्षांश और देशांतर में, ठीक है। ये देखो इतने सारे मैप मैंने आपके लिए लगाए थे। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो 2-3 चीजें और क्लियर करवा देता हूँ। देखो अब यहाँ से आपसे मैंने बताया कि 21 डिग्री से आपका 26 डिग्री तक मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 21 डिग्री पर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आता है। तो याद रखना है दोस्तों, जो बुरहानपुर जिला है ना, ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में 21 डिग्री पर आता है, और बुरहानपुर ही मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। फिर आपसे पूछे
कि 26 डिग्री पर कौन सा जिला आ रहा है, तो मुरैना जिला आ रहा है दोस्तों, मुरैना जिला। और ये वही मुरैना जिला है जो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। सबसे उत्तरी जिला मुरैना है और 26 डिग्री पर। फिर बात आती है कि 74 डिग्री पर कौन सा जिला आ रहा है, तो ये अलीराजपुर आ रहा है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। और 82 डिग्री पर कौन सा जिला आ रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया सिंगरौली। और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। तो एक तो चीज आपको ये याद रखनी है कि कितने डिग्री पर कौन सा जिला आ रहा है, और सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिले भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लेता हूं मैं। ये तो हुई जिले की पूरी कहानी, उत्तरी दक्षिणी। अब बात आती है कर्क रेखा की। दोस्तों कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा, और मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने आपके सामने पृथ्वी बनाई, और इस पृथ्वी पर सबसे बीच में मैंने क्या बनाया, एक रेखा बनाई, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये भूमध्य रेखा है, सबसे बीच में जो लेटी हुई लाइन है। और दोस्तों इसी भूमध्य रेखा के ऊपर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक अपना एमपी आता है उत्तर में। तो दोस्तों इस भूमध्य रेखा के केंद्र बिंदु से अपन अगर 23.5 डिग्री, एक 23.5 डिग्री का कोण लेते हैं, और इस कोण पर एक रेखा खींचते हैं ना, तो ये जो रेखा है ना, इसी रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ये जो कर्क रेखा है ना दोस्तों, ये आपके एमपी से गुजरती है। और एमपी से गुजरती तो है, लेकिन मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से गुजरती है। और यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 14 जिलों से गुजरती है। और उन 14 जिलों के नाम क्रम से आपको याद रखना है। तो क्रम से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले उज्जैन, सॉरी सबसे पहले रतलाम, मैप में देखते चलना, फिर उज्जैन, फिर आगर, फिर राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो ये टोटल 14 ऐसे जिले हैं दोस्तों जहां से कर्क रेखा गुजरती है। एक बार फिर से रतलाम से शुरू होगी, रतलाम, उज्जैन, आगर, फिर राजगढ़, फिर सीहोर, फिर भोपाल, फिर विदिशा, फिर रायसेन, फिर सागर, फिर दमोह, फिर जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो ये टोटल कितने जिले हो गए, तो टोटल 14 जिले हो गए। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि 14 जिले याद रखने हैं, उनका क्रम आपको याद रखना है जो कि मैंने लिख दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं। एक तो राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। कितने जिले हो गए, 5 जिले हो गए। और दोस्तों ये 5 ऐसे जिले, मतलब भोपाल संभाग एकमात्र ऐसा जिला है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। मतलब भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं और 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो भोपाल ऐसा संभाग है दोस्तों जिसके सभी 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा एमपी में कितने जिलों से गुजरती है, तो 14 जिलों से। 14 जिलों के नाम आपके सामने है, ये पूरे नाम आपको सीक्वेंस से याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम चलेंगे तो कौन कौन से जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, उनको सही क्रम में जमाओ। तो जब आपको इनमें से बीच में से 2-3 जिले दे देंगे तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इनको सीक्वेंस से याद रखना है, ठीक है। ये इस स्लाइड पर हम बाद में आएंगे, इस पर भी हम बाद में आएंगे। पहले आते प्रशासनिक स्थिति पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो भौगोलिक स्थिति कंप्लीट करवा दिए, प्रतीक चिन्ह कंप्लीट हो गए, प्रशासनिक स्थिति की हम बात करें। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने संभाग है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग है। और जिले कितने हैं, तो टोटल 55 जिले हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि सन 2023 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो 52 जिले थे। लेकिन 2003 में आपके 3 जिले और बन गए दोस्तों। तो वर्तमान में कितने जिले हैं, तो 55 जिले। तो वर्तमान में एमपी में कितने जिले, 55। विकास खंड कितने हैं दोस्तों, 313। तहसील कितनी है, 436। उसके बाद में ग्राम पंचायत 23,011। और नगर निगम इंपोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 16 नगर निगम तो थे ये दोस्तों। एक और बनाया गया जो कि कौन सा है, भिंड।
भिंड। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नगर निगम 16+1 मतलब 17, या फिर 16+1 याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो उसके हिसाब से देखेंगे। नगर पालिका कितनी है दोस्तों, 98 है, और कुल ग्राम 54,903 है, जो कि इतना बड़ा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जिले, संभाग, विकास खंड, तहसील और नगर निगम की संख्या आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है राजनीति की स्थिति की। भाई राजनीति की स्थिति क्या है, होता क्या है दोस्तों कि बात करते हैं विधानसभा की। ये विधानसभा क्या होती है, तो दोस्तों आप क्या होते हैं, जब चुनाव होते हैं आपके गांव में, तो आप विधायक को चुनकर भेजते हो, और विधायक साहब जो कि है वो कहाँ पर बैठते हैं, तो वो विधानसभा में जाकर बैठते हैं। आपने विधायक को चुना और जाकर विधानसभा में परमानेंट बैठ गए, वो आपके पास फिर दोबारा कभी नहीं आते। कब आते हैं, जब वोट लेना रहता है। तो विधानसभा में कौन बैठते हैं, विधायक बैठते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जब मध्य प्रदेश में आपका छत्तीसगढ़ भी अलग, सॉरी मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ भी शामिल था, तो उस समय मध्य प्रदेश को कहा जाता था अविभाजित मध्य प्रदेश। और जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था ना दोस्तों, उस समय मध्य प्रदेश में टोटल कितने विधायक बनते थे, तो विधानसभा की सीटें थी 320। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो अब मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 230 है दोस्तों। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 220 है, और अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी थी, तो 320 थी। लेकिन दोस्तों ये जो 230 सीटें है ना, इस पर आरक्षण दे रखा है। आरक्षण कैसे, तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित है। मतलब 230 में 35 सीटें तो ऐसी है जो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए फिक्स है, और 47 सीटें ऐसी है जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए फिक्स है। तो इम्पोर्टेंट डाटा है, स्टार लगाकर याद रखना है। फिर बात आती है दोस्तों लोकसभा की, और लोकसभा में कौन बैठते हैं, तो आप जिस सांसद को वोट देते हो ना, वो सांसद साहब आपके, वो प्रिय सांसद साहब कहाँ जाकर बैठ जाते हैं, लोकसभा में। तो लोकसभा में सांसद बैठते हैं। और जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था, उस समय मध्य प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 40 है, 40 है। और वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 29 है दोस्तों। और इस 29 सांसद जो मध्य प्रदेश से बनते हैं, इसमें भी आरक्षण है। 4 तो ऐसे रहेंगे जो एससी यानी अनुसूचित जाति से रहेंगे ही रहेंगे, और 6 ऐसे हैं जो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति से रहेंगे ही रहेंगे। और बात करते हैं राज्यसभा सीटों की, तो जो राज्यसभा सीटें हैं दोस्तों, वो अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 थी, और वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 11 है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बात होती है राजनीतिक स्थिति की। विधानसभा सीटें कितनी है, 230 है, लोकसभा 29 है, और राज्यसभा 11 है। कितनी सीटों पर आरक्षण है, 35, 47, 4, 6 आपको इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एक करंट अफेयर का बनता है कि आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है। ये आपको करंट अफेयर याद रखना है, आत्मनिर्भरता का रोड मैप। ठीक है, अब बात आती है अन्य जानकारी की। बात आती है भाई क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का, तो याद रखना है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है ना, इस मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। हमेशा दोस्तों जब भी आप एग्जाम में बैठो ना, और क्षेत्रफल का अगर क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पर पहले ये देखना कि उसके पीछे वर्ग किलोमीटर लगा है कि नहीं। जिस भी ऑप्शन में वर्ग किलोमीटर नहीं है और किलोमीटर ही है, पहले तो उस ऑप्शन को हटा देना। यहाँ से आपका पहला तो डाउट ही क्लियर हो जाएगा। तो जब भी क्षेत्रफल का क्वेश्चन आए, वर्ग किलोमीटर देखना है, वर्ग किलोमीटर रहेगा ही रहेगा। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों बहुत सारी बुक क्या है, तो बहुत सारी बुक में आपको 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी मिलेगा। ये क्यों मिलेगा दोस्तों, कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मान लो ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है और यहाँ पर मध्य प्रदेश है दोस्तों, इस मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ ना, तो यहाँ से अमरकंटक वाले क्षेत्र में एक घाटी है जिसका नाम है किरार घाटी। क्या नाम है, किरार घाटी। और ये किरार घाटी जो है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में विवाद बना हुआ है। क्यों, मध्य प्रदेश वाले बोलते हैं कि किरार घाटी हमारी है, और छत्तीसगढ़ वाले बोलते हैं कि किरार घाटी हमारी है।
तो इसीलिए ये जो क्षेत्रफल है ये कम ज्यादा बना होता है। लेकिन हम मानते हैं किरार घाटी अपनी है, तो किरार घाटी अगर अपनी है तो क्षेत्रफल अपना ज्यादा होगा। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और इसी क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? शिवपुरी है, शिवपुरी। दोस्तों याद रखना है, शिवपुरी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो निवाड़ी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि क्षेत्रफल के आधार पर जो मध्य प्रदेश है ना, ये पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर 5वें नंबर पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है, लेकिन जनसंख्या में 5वें नंबर पर है। तो ये दोनों पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जनसंख्या और साक्षरता की। तो दोस्तों अगर जनसंख्या की बात करें तो 2011 में जनगणना हुई थी लास्ट टाइम पे, और उसके अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या थी ये 7.26 करोड़ थी। 7.26 करोड़ मतलब 7,24,26,809। मैं पूरा डाटा लिख देता हूँ, 7,24,26,809 ये जो थी ये एमपी की जनसंख्या थी। और इस जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ थी? इंदौर जो है दोस्तों ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है वर्तमान में? पादुना में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा था? हरदा था। मिक्स हुआ, एक बार और क्लियर कर बताऊं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? इंदौर में है। सबसे कम जनसंख्या वर्तमान में कहाँ पर है? पादुना में। लेकिन पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो वो आपका हरदा में थी, हरदा में। और वर्तमान में इंदौर में सबसे ज्यादा है, और उस टाइम पर भी इंदौर में थी। बात आती है साक्षरता की कि भाई पढ़े लिखे लोगों का क्या है यहाँ पर एवरेज, तो 69.35% जो है यहाँ की साक्षरता है। 69.35% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। और सबसे ज्यादा जो साक्षर जिला है ना दोस्तों वो जबलपुर है, और सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा साक्षर जिला जबलपुर और सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जलवायु की। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश की जलवायु है ना ये कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। 3 स्टार लगाकर बता रहा हूँ, 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों वर्षा की। तो मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा होती है ना वो कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में जो एवरेज वर्षा होती है वो कितनी होती है, तो 112 सेंटीमीटर। किसमें आएगी? सेंटीमीटर। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पंचमढ़ी में होती है। पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी, इसी पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो गोहद में होती है, गोहद में, जो कि भिंड जिले में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक स्टार लगाकर लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात आती है आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पहला तो कृषि प्रधान राज्य, आप सभी को याद है एमपी में कृषि होती है। लेकिन दोस्तों जो दलहन है ना, इस दलहन के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। हीरे में पहले स्थान पर है, मैग्नीज में पहले स्थान पर है, और तांबे में पहले स्थान पर है। तो ये हीरा, मैग्नीज, तांबा, दलहन ये सब मध्य प्रदेश को एक आर्थिक स्थिति प्रदान करते हैं, अच्छी स्थिति प्रदान करते हैं। बात आती है स्वच्छता सर्वेक्षण जो कि 24-25 में हुआ। इसमें दोस्तों जो इंदौर है ना, ये इंदौर पहले नंबर पर तो आया, पर किस में आया? सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर पहले नंबर पर आया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सुपर स्वच्छ लीग में पहले नंबर पर आने वाला मध्य प्रदेश का शहर इंदौर है। और भोपाल दोस्तों देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर बना है 10 लाख की जनसंख्या से अधिक की श्रेणी में। तो जिस भी सिटी में 10 लाख की अधिक जनसंख्या पाई गई है ना, उस सिटी की जो लिस्ट है उसमें भोपाल दूसरे नंबर पर सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बात आती है न्यायिक स्थिति की। अब स्वाभाविक सी बात है कि भाई जब मध्य प्रदेश राज्य बना तो उसमें एक कोर्ट भी बना होगा,
हाई कोर्ट बनाया होगा कि भाई सब जनता आएगी और वहां पर उनका फैसला किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट की स्थापना जो है ये कब की गई, तो 1 नवंबर 1956 को की गई। कब की गई, तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था ना दोस्तों, उसी गठन के टाइम पर यहाँ पर क्या बनाया गया, एक हाई कोर्ट भी बनाया गया। लेकिन जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उसके पहले कहाँ पर इनकी सुनवाई होती थी, तो उससे पहले दोस्तों नागपुर में था हाई कोर्ट। लेकिन जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया तो नागपुर महाराष्ट्र में चला गया, और जब नागपुर महाराष्ट्र में चला गया तो मध्य प्रदेश में एक नया हाई कोर्ट बनाया गया। और जब मध्य प्रदेश में नया हाई कोर्ट बना तो वो कहाँ पर बना, तो वो जबलपुर में बना। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में। चलो ये तो ठीक है दोस्तों। जो मध्य प्रदेश का जबलपुर में हाई कोर्ट है, इसके वास्तुकार कौन बने थे, तो हेनरी इरविन साहब बने थे। कौन बने थे, हेनरी इरविन साहब जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो हाई कोर्ट है इनके वास्तुकार थे, मतलब इन्होंने डिजाइन तैयार की थी। और यहाँ के जो राजा थे उस समय वो कौन थे, तो राजा गोकुलदास थे। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में बनाया गया। इसके वास्तुकार कौन थे, तो हेनरी इरविन साहब थे। कौन थे, हेनरी इरविन साहब थे। फिर आपसे पूछे कि भाई जो इंदौर में जो हाई कोर्ट बना है उस समय राजा कौन थे, सॉरी जबलपुर में जो हाई कोर्ट बना उस समय राजा कौन थे, तो राजा गोकुलदास जी थे। और याद रखना है दोस्तों, हुआ क्या कि मान लो ये जबलपुर में हाई कोर्ट बना दिया, अब मान लो यहाँ का कोई व्यक्ति जबलपुर में आएगा तो उसको काफी दूर पड़ेगा, यहाँ का व्यक्ति आएगा तो उसको दूर पड़ेगा। तो इस सुविधा को देखते हुए इन्होंने क्या किया कि भाई एक काम करते, जबलपुर में तो आपका हाई कोर्ट हो गया, 2 जगह इसकी ब्रांच या खंडपीठ बना देते हैं। तो इन्होंने 2 खंडपीठ बनाई, एक तो ग्वालियर में बनाई और एक इंदौर में बनाई। तो इंदौर में और ग्वालियर में दोस्तों याद रखना इसकी 2 खंडपीठ है, कहाँ पर, इंदौर और ग्वालियर में। और तीसरी कहाँ बनेगी, तो तीसरी भोपाल में बनेगी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। ये बात हुई हाई कोर्ट की। अब मान लो हाई कोर्ट में फैसला कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों वो कौन है, संजीव सचदेवा साहब है। और ये कौन से क्रम के है, तो ये 29वें नंबर के, मतलब अभी तक 29 आपके मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जज बन चुके हैं और 29वें नंबर के हैं संजीव सचदेवा साहब। तो ये पॉइंट आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। ये बात होती है आपकी न्यायिक स्थिति की, ठीक है। अब बात करेंगे केंद्र बिंदु की। 1 मिनट का रेस्ट है, पानी पी लेता हूं मैं। देखो केंद्र बिंदु की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है कि पूरी पृथ्वी जो है ना आपकी, इस पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु आपके एमपी में है। और एमपी में कहाँ पर है, तो जो मंगलनाथ का मंदिर है ना उज्जैन में, इस मंगलनाथ के मंदिर उज्जैन को पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये याद रखना है दोस्तों कि जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, अखंड भारत था, तो इस अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पर था, बरसाली बैतूल में था। कहाँ पर था, बरसाली, जो कि बैतूल जिले में आता है। लेकिन वर्तमान जो भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु वो कहाँ पर है, तो एक गांव आता है मनोर गांव, और मनोर गांव कहाँ आता है, करौंदी में। और करौंदी किस जिले में आता है, तो कटनी में आता है, कटनी में आता है। अगर आपसे पूछे कि भाई वर्तमान में भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, तो मनोर गांव में, जो कि करौंदी में आता है। और करौंदी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में। ये 3 केंद्र बिंदु आपके लिए इंपोर्टेंट है। और अगर आपसे पूछे कि भाई आपके एमपी का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, तो अपना जो एमपी है ना, इस एमपी का केंद्र बिंदु है सागर जिले में। कहाँ पर है, तो सागर जिले में आपका मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मध्य प्रदेश में ये भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु अपन ने देख लिया है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लिंग अनुपात जनसंख्या की और घनत्व की। देखो लिंग अनुपात क्या है, तो लिंग अनुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, 1
1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है ना वो कितनी है, इसी को कहा जाता है लिंग अनुपात। और दोस्तों जो आपका एमपी है ना, इसका लिंग अनुपात कितना है, 931। इंपोर्टेंट डाटा है, 931। मतलब मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है, 931 महिलाएं है। ये मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात है। अब अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिकतम लिंग अनुपात कितना है, तो दोस्तों बालाघाट जो है ना, ये बालाघाट में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है। मतलब यहाँ पर जो पुरुष है वो तो 1000 ही है, लेकिन महिलाएं कितनी है, 1021 है। तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ का है, बालाघाट का। और सबसे न्यूनतम या सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है, भिंड का। यहाँ पर पुरुष तो 1000 ही है, लेकिन महिलाएं मात्र 837 ही है। तो सबसे कम लिंग अनुपात भिंड का और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात बालाघाट का, और मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 931 है। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई 32.9%। और कहाँ पर हुई, इंदौर में हुई दोस्तों। इंदौर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला और सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई, अनूपपुर में, और ये माइनस में 12.3% हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद है। बात आती है जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों, मान लो ये 1 किलोमीटर क्षेत्र का है, 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल का एरिया है, और इसमें कितने लोग निवास करते हैं, तो मध्य प्रदेश में 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में 236 व्यक्ति निवास करते हैं। मतलब मध्य प्रदेश का घनत्व कितना है, तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये चीज याद रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछेगा तो वो भोपाल है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है। सारे के सारे पॉइंट पर स्टार लगा रहा हूँ, सब इंपोर्टेंट है। देखो एक चीज और क्लियर कर रहा हूँ, जो भी चीजें आपका सामान्य परिचय वाले चैप्टर में आ रही है, वो चीजें आपका बार बार आने वाले चैप्टरों में रिपीट होगी। जब जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की जनगणना पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें आएगी, लिंग अनुपात, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, तो वहां पर फिर पढ़ना है। पर यहाँ पर क्या होता है, सामान्य परिचय में हर टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट डाटा है उनका रिविजन किया जाता है, उनको छाट कर रखा जाता है। तो ये वही चीज हम कर रहे हैं। इस चैप्टर को रटना है, आगे आने वाले सारे चैप्टर को समझना है, बार बार रिवीजन होगा, चीजें याद होगी। ठीक है, ये स्लाइड क्लियर होती है। ये अपन ने चीजें क्लियर कर ही लिए। मैंने आपको बता ही दिया है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है जो कि 26 डिग्री पर है। सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है जो 21 डिग्री पर है। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है जो कि 82 डिग्री 48 मिनट पर है। और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है जो कि 74 डिग्री पर है। और मैंने वहीं आपको बताया कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये चीज मैंने आपको बता दी। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं, 5 है। पहला राजस्थान, दूसरा ये उत्तर प्रदेश, तीसरे पर ये यहाँ पर छत्तीसगढ़, चौथे पर महाराष्ट्र, और पांचवे पर यहाँ पर गुजरात। ये मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब होता क्या है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो 5 पड़ोसी राज्य है ना, तो इन 5 पड़ोसी राज्य से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जिले लग रहे हैं। मतलब यहाँ पर आने वाला सारा जिले, जितने भी जिले ये आ रहे हैं, ये किससे लगेंगे, यूपी से लगेंगे। इधर जितने भी जिले आ रहे हैं ये किससे लगेंगे, तो ये राजस्थान से लगेंगे। तो कौन कौन सा जिला किस राज्य से लगता है और किस राज्य से कितने जिले लगते हैं, पहला तो ये अब पढ़ने वाले। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला, तो मैंने आपको बता दिया कि मुरैना है, लेकिन आपसे पूछे कि सबसे उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, सबसे उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो वो चंबल नदी है। और सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों, तो वो ताप्ती नदी है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो पड़ोसी राज्य से लगने वाले जिले पर हम चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं दोस्तों अंक पर, तो यूपी से। तो दोस्तों आपका जो उत्तर प्रदेश है ना, इससे मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिले लगते हैं। अभी यहाँ ध्यान मत देना, अभी तो ये डाटा याद रखो कि यूपी से कितने जिले लग रहे हैं, मध्य प्रदेश के 14 जिले यूपी से लग रहे हैं। ठीक है साहब, राजस्थान से कितने जिले लग रहे हैं, तो राजस्थान से आपके टोटल कितने जिले लग रहे हैं, तो टोटल आपके 10 जिले राजस्थान से लग रहे हैं। किससे लग रहे हैं, तो टोटल 10 जिले आपके राजस्थान से लग रहे हैं, राजस्थान से। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछे कि भाई गुजरात से कितने जिले लग रहे हैं, तो गुजरात से टोटल 2 जिले लग रहे हैं, गुजरात से 2 जिले।
महाराष्ट्र से कितने जिले लगते हैं, तो 10 जिले लगते हैं, 10। और छत्तीसगढ़ से कितने जिले लगते हैं, तो 7 जिले लगते हैं छत्तीसगढ़ से। ये तो मैंने बता दिया किस राज्य से कितने जिले लगते हैं। अब एक एक जिला मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना है बस, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं यूपी से। तो मैंने आपको बताया यूपी से कितने जिले लग रहे हैं, तो यूपी से टोटल 14 जिले लग रहे हैं। कितने जिले लग रहे हैं यूपी से, तो टोटल 14 जिले लग रहे हैं। एक एक करके यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये देखो, यहाँ से बाउंड्री है यूपी की, इधर वाला है पूरा यूपी। तो पहले नंबर पर मुरैना देखो, मुरैना यूपी से लग रहा है, ये देखो यहाँ पर मुरैना। फिर भिंड लग रहा है दूसरे नंबर पर, भिंड दूसरे नंबर पर यूपी से भिंड। तीसरे पर दतिया। चौथे पर देखो शिवपुरी लग रहा है। पांचवे पर अशोकनगर, देखो अशोकनगर लग रहा है। छठे पर सागर लग रहा है, सागर। सातवें पर टीकमगढ़ लग रहा है ये। आठवें पर निवाड़ी लग रहा है, ये पूरा निवाड़ी। नौवे पर छतरपुर देखो लग रहा है। 10वें पर पन्ना देखो पूरा लग रहा है। 11वें पर 10वें के बाद 11वें पर सतना लग रहा है, सतना लग रहा है। 12वें पर रीवा लग रहा है, ये लग रहा है। 13वें पर मऊगंज लग रहा है, ये मऊगंज लग रहा है। और 14वें पर सिंगरौली लग रहा है, तो ये सिंगरौली लग रहा है। तो मैंने पूरे 14 जिले बताए थे। मैप में देखो, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली। ये टोटल 14 जिले आपके यूपी से लगते हैं। इनकी लोकेशन देख लो। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा जिला निम्नलिखित में से यूपी से लगता है। तो अगर मैप में देखा होगा चीजें याद रहेगी, नहीं तो नहीं याद रहेगी, क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो मैप में देखते चलना। यूपी कंप्लीट हो गया, 14 जिले। पहुंचते अपन राजस्थान। राजस्थान से कितने जिले लग रहे हैं टोटल, 10 जिले लग रहे हैं साहब। राजस्थान से कितने जिले लग रहे हैं, तो टोटल 10 जिले लग रहे हैं। यहाँ से देखो, ये पूरी जो बाउंड्री है ना पिंक कलर में, यहाँ से इधर की जो बाउंड्री है ये राजस्थान। तो राजस्थान में पहले नंबर पर मुरैना, दूसरे पर श्योपुर, तीसरे पर शिवपुरी, चौथे पर गुना, पांचवे पर राजगढ़, छठे पर आगर मालवा, सातवें पर नीमच, आठवें पर मंदसौर, नौवें पर रतलाम और 10वें पर झाबुआ। ठीक है, तो ये टोटल 10 जिले आपके राजस्थान से लगते हैं। एक बार फिर देखना, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। ये कितने जिले हो गए आपके टोटल, तो ये टोटल जिले हो गए 10 जो कि राजस्थान से लग रहे हैं। लोकेशन आपके सामने। फिर बात करते हैं हम किसकी, तो गुजरात की। गुजरात के साथ सबसे कम जिले लगते हैं, मात्र 2 जिले। ये पूरा गुजरात से लग रहे हैं, देखो 2 जिले, एक तो झाबुआ लग रहा है और एक अलीराजपुर लग रहा है। तो 2 जिले लग रहे हैं, एक तो झाबुआ और एक अलीराजपुर। ठीक है, तो गुजरात से 2, झाबुआ, अलीराजपुर। फिर बात आती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र से टोटल 10 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं, 10। गिनते जाना, यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो पूरा एरिया है ये महाराष्ट्र से लगता है। तो पहले पर अलीराजपुर, दूसरे पर बड़वानी, तीसरे पर खरगोन, चौथे पर बुरहानपुर, पांचवे पर खंडवा, छठे पर बैतूल, सातवें पर पादुना, आठवें पर छिंदवाड़ा, नौवें पर शिवनी और 10वें पर बालाघाट। तो कितने जिले लगे महाराष्ट्र से, 10 जिले। कहाँ से, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, पादुना, छिंदवाड़ा, शिवनी और बालाघाट। ये 10 जिले महाराष्ट्र से लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ से लगेंगे 7 जिले। कितने, छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिले। तो देखो, पहले पर सिंगरौली, दूसरे पर सीधी, तीसरे पर शहडोल, चौथे पर अनूपपुर, पांचवे पर डिंडोरी, छठे पर बालाघाट और छठे पर मंडला और सातवें पर बालाघाट। ठीक है, टोटल 7 जिले छत्तीसगढ़ से लग रहे हैं। ये देखो छत्तीसगढ़, पहले से यहाँ से सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। ये टोटल 7 जिले छत्तीसगढ़ से लगते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के टोटल 5 पड़ोसी राज्य मैंने बता दिए। एक बार फिर बता रहा हूँ, यूपी से 14 जिले लग रहे हैं सबसे ज्यादा, राजस्थान से 10 जिले लग रहे हैं, गुजरात से 2 जिले लग रहे हैं,
महाराष्ट्र से 10 जिले लग रहे हैं और छत्तीसगढ़ से 7 जिले लग रहे हैं। ये 5 पड़ोसी राज्यों से लगने वाले जिले और उनकी संख्या आपके सामने है। ठीक है, ये पूरा मैप आपके सामने है। अब दोस्तों होता क्या है कि कुछ ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लग रही है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, वो आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश के टोटल 6 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। 2 राज्यों से कैसे लगती है तो वो पिछले वाले मैप में बताता हूँ। देखो यहाँ पर पहले नंबर पर सबसे ऊपर आपको मुरैना दिखाई दे रहा है, ये देखो मुरैना, तो ये पहले नंबर पर मुरैना आता है। मुरैना में अगर आप देखोगे तो इधर की साइड में ये राजस्थान से भी लग रहा है और इधर की साइड में ये यूपी से लग रहा है। तो पहले नंबर पर मुरैना जो कि 2 राज्यों से लग रहा है। दूसरे नंबर पर आता है आपका शिवपुरी, और शिवपुरी अगर देखोगे तो इधर आपका राजस्थान से भी लग रहा है और इधर अगर देखोगे तो यूपी से भी लग रहा है। तो दूसरे नंबर पर शिवपुरी। तीसरे नंबर पर आता है आपका सिंगरौली। सिंगरौली अगर आप देखोगे तो ऊपर तो यूपी से लगता है और नीचे आपका किससे लगता है, छत्तीसगढ़ से। नीचे छत्तीसगढ़ से, तो यूपी और छत्तीसगढ़ से। फिर चौथे नंबर पर आता है आपका बालाघाट, जो कि इधर तो लगेगा छत्तीसगढ़ से और इधर लगेगा महाराष्ट्र से। पांचवें नंबर पर आता है आपका कौन सा, यहाँ पर देखो अलीराजपुर, और ये जो अलीराजपुर है ये ऊपर लगेगा गुजरात से और नीचे लगेगा आपका महाराष्ट्र से। और फिर आता है आपका 6ठे नंबर पर झाबुआ, जो कि ऊपर तो लगेगा राजस्थान से और नीचे लगेगा आपका गुजरात से। तो टोटल कितने जिले हो गए, 6। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितने ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों से लगते हैं, तो टोटल 6 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों से लगते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मुरैना, जो मैंने अभी आपको बताया राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। फिर शिवपुरी जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। फिर झाबुआ बताया था मैंने, यहाँ पर झाबुआ गुजरात और राजस्थान से लगेगा, ये गुजरात और राजस्थान से। फिर अलीराजपुर जो है वो गुजरात से लगेगा और महाराष्ट्र से, तो गुजरात और महाराष्ट्र से। उसके बाद में सिंगरौली जो है वो यूपी और छत्तीसगढ़ से, तो ये यहाँ पर सिंगरौली ऊपर यूपी और नीचे छत्तीसगढ़ से। और बालाघाट जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से, तो ये बालाघाट इधर छत्तीसगढ़ से और नीचे महाराष्ट्र से। तो टोटल कितने, 6 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से लग रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है सर, ये भी क्लियर हुआ कि 2 राज्यों से लगने वाले जिले। अब बात आती है अंतर्वर्ती जिले की। अंतर्वर्ती जिले क्या होते हैं, तो ऐसे जिले जो किसी से नहीं लग रहे, किसी भी राज्य से नहीं लग रहे, बिल्कुल बीचों बीच है। क्या, अंतर्वर्ती जिले मतलब अंदर है, जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है, उनको कहा जाता है अंतर्वर्ती जिले। और अंतर्वर्ती जिलों की संख्या आपसे पूछेगा तो कितनी है, तो 18 बतानी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो टोटल 18 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये देखो कौन कौन से हैं, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया और मंडला। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मैप में बार बार देखकर जो आपके पड़ोसी राज्यों से लगने वाले जिले याद कर लो, तो इन जिलों को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वर्ती जिला है। तो अंतर्वर्ती जिले आपको वैसे याद हो जाएंगे अगर आप मैप में देख देख कर 5 जो राज्यों से लगने वाले जिले अगर याद रख लोगे तो, या फिर 18 इन जिलों को याद रख लो, कैसे ही। पर चीजें आपको कैसे याद रखनी है, चीजें बार बार अगर आप मैप देखोगे ना एमपी का, बार बार कहाँ पर कौन सा जिला है, तो आप बार बार अगर मैप देखते जाओगे कौन सा जिला कहाँ है, कौन सा जिला कहाँ है, तो आपको सारे जिलों की लोकेशन याद हो जाएगी। और लोकेशन एक बार याद हो जाएगी तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ मैप से बनते हैं एमपी जीके में। तो दोस्तों ये आज की महा मैराथन क्लास मानकर चलना, जिसमें मैंने पूरा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन पीपीटी से आपको कराने की कोशिश की है। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।